हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी व वाजिद के साथ में आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टार न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनावी एक लहर फैल रही है इस टाइम। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नगर पालिका परिषद कांधला के चुनाव बड़े ही नज़दीक हैं, मामला बड़े ही ज़ोरों शोरों पर आ चुका है। इसी मामले के मद्देनज़र रखते हुए हमने एक प्रोग्राम की शुरुआत की है जिसका नाम है जनता के समस्याएं, जनता के सीधे सवाल, जवाब सीधे चेयरमैनों से। जो कि आने वाले चेयरमैन हैं उनसे सीधे सवाल करेंगे, जो मौजूदा चेयरमैन हैं उनसे भी जनता के सीधे सवाल करेंगे। तो आज हम इसी मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ने जा रहे हैं जिनको नाम से मुखातिब करने की ज़रूरत नहीं है। उनका फेस ही ऐसा है जो कि शहर में बाअसर फेस है। उनके वालिद साहब का भी फेस ऐसा ही था, बाअसर फेस था। तो चलिए सीधा उनकी तरफ ही रुख करते हैं और उनसे ही बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। जैसे कि माहौल काफ़ी ज़ोरों शोरों पर आ चुका है जी, और सामान्य में भी सीट आ गई है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है सामान्य में सीट आने के बाद? देखिए, हमारी मेहनत, हमने कदम बढ़ाए थे जी हर चीज़ को पीछे छोड़ के हटाए थे जी कि जब हमने कदम रखा है, सीट सामान्य होती है नहीं जी होती है या किस उसमें आती है। जब हम सड़क पर उतर गए जी। तो इन सब चीज़ों का कोई ख्याल नहीं था, सीट आती या नहीं आती, हमारे काम जारी रहते। तो अब सीट आ गई है सामान्य में, आपका लड़ना भी तय है। जी हम आप मैदान में बिल्कुल तय हैं, उतर चुके हैं। जी जी। तो इस बीच आपने क्या प्लानिंग्स की थी कि आप राजनीति में आए? क्योंकि आप एक ऐसा फेस हैं, आप बड़े फेस हैं, जरूरत भी नहीं थी कुछ ऐसा खास, लेकिन आप क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पिछले 4 साल से मैं यहाँ कस्बे में रह रहा हूँ जी। मैं विदेश में था काफ़ी टाइम से, उसके बाद छोड़ के मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर मैंने अपना काम संभाला जी, और बड़ी करीबे से लोगों को देखा मैंने जी। यहाँ की परेशानियों को देखा मैंने। कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जिससे मुझे वाकई में बहुत तकलीफ़ हुई। यहाँ पे 2 मसले ऐसे थे कि जिसने मुझे बहुत अंदर तक झंझोड़ दिया। पहला मसला क्या था कि हमारा जो कस्बा है, अगर आप देखेंगे ट्रेडिशनली जी, ये हमारी जो भी पहचान है कांधला की या कांधला शरीफ जिसे हम कहते हैं, वो इस वजह से है क्योंकि हम तालीम में अव्वल थे, सबसे आगे थे हम तालीम में। बेशक। तो एक तो हमारे पास से वो तालीम चली गई, ये चीज़ मुझे मुस्तकिल कचोटती रही कि किसी तरह से हम ऐसा हो कि हम यहाँ तालीम के लिए कुछ कर सकें जी। दूसरा मसला जो सबसे परेशानी सामने आई, वो आई नशे की। यहाँ पे आकर अच्छा, स्मैक का नशा इतना ज़्यादा है यहाँ पर, और छोटे छोटे बच्चे वो नशा कर रहे हैं। बुरा हाल हो गया है, कितनी मौतें हो चुकी हैं हमारे यहाँ स्मैक की वजह से। इस चीज़ ने मुझे बहुत विचलित किया और मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से इस चीज़ को मैं रोकूँ। इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा हो जिससे हम ये सब लोगों से जुड़ सकें, इन कामों को हम अंजाम दे सकें। इत्तेफाक की बात थी कि कुछ लोग होली के से पहले मेरे पास ख़ानदान के लोग और कुछ हमारे आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होकर आए जी। मैं इन बातों पर सोच ही रहा था तो उन्होंने जिक्र कर दिया इस बात को लेकर। उन्होंने आपस में फ़ैसला किया। वो उनके यहाँ भी इत्तेफाक से ही बात चल रही थी कि ये इन सब चीज़ों पर कैसे काम हो। तो उन्होंने आपस में कहा कि साहब, मेरा नाम लिया और कहा कि उनके पास चलते हैं, अगर वो ही कुछ कर सकते हैं इसमें। वो लोग मेरे पास आए और मेरे से बात की उन्होंने कि साहब, हम चाहते हैं कि आप इलेक्शन में कदम आगे बढ़ाएं। यहाँ की बहुत सारी परेशानियां हैं, मुद्दे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर जी जी, मगर ये 2 बहुत बड़ी परेशानियां हैं जिसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कोई पॉलिटिकल एम्बिशन तो नहीं था जी, मगर जब उन्होंने बात कही तो उस चीज़ ने मुझे बहुत अपील किया कि हाँ, ये एक मसला है और इस तरह से इसको हल किया जा सकता है अगर सब लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। तो मैंने ये पूछा सबसे पहले कि भाई, अगर आप लोग सब जुड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता ये काम। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है, सब लोगों ने हाँ की। तो तब उसके बाद भी मुझे पॉलिटिकली मैं बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं था उस टाइम भी मेरे। अच्छा। चली मेरे दिमाग में एक बात आई, ये पहला स्टेप था। उसके बाद मैंने सोचा घर वालों से मशवरा कर लें जी। मैंने अपने बड़े भाई से मशवरा किया तो उन्होंने भी बिल्कुल मेरे सोचने के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि नहीं, आपको आगे आना चाहिए जी। घर में हर फर्द ने मुझसे ये कहा कि नहीं, आपको इस कदम बढ़ाना चाहिए, और बहुत ही अच्छा लोगों ने आपको राय दी है। तो जब सबकी एक राय जब मुझे नज़र आई तो मेरे दिल में भी कुछ ख्याल पुख्ता हुआ और मुझे लगा कि नहीं, इसमें कदम हमें आगे बढ़ाने चाहिए।
तो ये दो मेन मुद्दे हैं। एक तो सबसे पहला नशे का जो आप का निपटारा करना आए हैं, इसका कि जी। निपटारा करेंगे जीतने के जी बाद। जी। क्यों, क्या प्लान आपने बनाया है इसको निपटाने के लिए? देखिए, पहली चीज तो मुद्दे दो नहीं है, मुद्दे तो बहुत सारे जी। हैं। कांडला में नशे का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, जी तालीम का मुद्दा एक बहुत बड़ा है, जी हेल्थ सर्विसेज का मुद्दा बहुत बड़ा है, जी कारोबार का मुद्दा बहुत बड़ा है, और इन सबसे बड़ा है विकास का मुद्दा। बिल्कुल। तो ये सब मुद्दे हैं और हमारे पास मैंने बहुत सोचा, हर चीज़ के लिए मैंने प्लान किया। मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, हर चीज़ कागज़ कलम पे करता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने एक पूरा प्लान चेकआउट किया कि कस्बे में किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो पूरा प्लान आपके पास तैयार जी, है? मेरे पास पूरा प्लान तैयार है कि अगले 5 सालों में अगर हमें कामयाबी मिलती है तो हमें क्या क्या काम करना है और किस किस तरह से उनको अंजाम देना है। अच्छा, नशे के ऊपर मैंने बात की उनके प्रवक्ता से, जी और हाजी वाजिद हसन से भी मैंने इंटरव्यू तो कोई नहीं लिया जी, उनका, बट जी। मेरी पर्सनली भी उनसे बात हुई है, जिससे जी। हम मीडिया वाले जाते रहते हैं उनके जी, जी, पास, आपके जी। पास आए। जी जी। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? तो जी। उन्होंने कहा कि मैंने डीएम के यहाँ भी गुहार लगाई है, मैंने उनके नाम दर्ज रिपोर्ट भी कराई है, जी, बट जी। कुछ हो नहीं पाया। बस देखिए, एक फेलियर है ही भी, अच्छा। क्योंकि जिम्मेदार आदमी को सिर्फ डीएम का सहारा नहीं, इसमें सबसे पहले लोगों के बीच जाना पड़ता है। जो मेरा अपना इरादा तरीका है, जो मैंने सोचा है जी। कि हम लोगों के बीच जाएंगे और कमिटीज़ बनाएंगे मोहल्ले के लेवल पर, गली के लेवल पर, कि हमारे इलाके में कहीं पे कोई भी आदमी नशा बेचने वाला नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कोई आएगा हम उसे रोकेंगे और उसके साथ सख्ती से पेश आएंगे। सबसे पहले स्टेप तो ये है, बिल्कुल। हम उसको रोकेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे। उसके बाद फिर डीएमएसपी से मामला आता है कि साहब हमने ये आदमी पकड़े हैं, ये लोग लगातार यहाँ नशा बेच रहे हैं, आप इनका कुछ कीजिए। ये आपका अच्छा कदम है, आपने बहुत जी। अच्छा कदम के बारे में सोचा है। एक दूसरी बड़ी समस्या शहर के लिए जो मैं घूम रहा हूँ जी। डोर टू डोर, जी तो ये मिल रही है, जिसमें पानी की निकासी को लेकर कि पानी बिल्कुल, नहीं निकलता। आपने- लोग पूछते हैं कि पानी जाए तो जाए कहाँ जाए? देखिए, इसमें मैंने काफ़ी जो हमारी एसडीएम थी अभी पहले जो इंचार्ज थी, जी नाम जहन में नहीं आ रहा मैंने इनका, मैंने उनसे काफ़ी लंबी बात की इसके ऊपर। मनप्रीत कौर। नहीं, वो तो डीएम है। अच्छा। एसडीएम थी, इनके पास नगर पालिका का चार्ज था, साथ में उनके अंडर में थी नगर पालिका। जी। उन्हें अधिशासी अधिकारी शायद बनाया गया था यहाँ का। उसके बाद उन्हें ट्रांसफ़र चली गई हैं वो। अच्छा। तो उनसे मेरी काफ़ी लंबी बात हुई जी। इस सिलसिले में। तो उन्होंने बताया कि इनक्रोचमेंट के मसले हैं, काफ़ी लोगों के घरों के नीचे सीवर चले गए इस टाइम। अच्छा। मगर मेरा अपना प्लान ये है कि ये काम बहुत टेक्निकल है। हमारे यहाँ दिक्कत क्या है कि हम ठेकेदारों पर रिलाई करते हैं कि ठेकेदार क्या कह रहा है। ठेकेदार कहता है साहब इसे 4 इंच उठा दीजिए, यहाँ 6 इंच माल डाल दीजिए, यहाँ से बिठा दीजिए, यहाँ से उठा दीजिए, जी। ये सब काम बताते हैं। हमारा इरादा यह है कि एक प्रॉपर इंजीनियरिंग कंपनी को बुलाया जाए जो पूरे शहर का हमारा सर्वे करे। जी। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें पानी की निकासी है सबसे पहले, जी। और हमारी सीवर लाइन है। दोनों पे ही काम होना है। सीवर लाइन हमारी पूरी चौक है, जी। हमारा जल निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जी। उस पर पूरा काम होगा। तो इंजीनियर सजेस्ट करेंगे कि हमारा करना क्या है, नाले ऊपर उठना है या मकान ऊपर उठने हैं या गलियां उठनी है या इनको नीचे करना है। अच्छा। हम अपने दिमाग से नहीं चलेंगे इस चीज़ पे, जिसका काम है वो आदमी इस काम को करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक हम डिसीजन लेंगे। पानी की निकासी। बिल्कुल जी, भी बड़ा प्लान है आपका, क्योंकि ये सारी चीजें इंजीनियर्स और अनपढ़ आदमी तो कर नहीं पाएगा। ये इंजीनियर्स का काम है, तो वही इसके करेगा। अलावा एक चीज़ और भी है, मैं एक चीज़ और भी कहता हूँ, जैसे आपने जी। पानी की निकासी की कही, ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही अपने आप में। जी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और क्या होती है कि एक रूटीन मेंटेनेंस होती है एक चीज़। बिल्कुल। उसमें क्या होता है कि साहब हम घरों में भी अपने क्या करते हैं कि महीने में एक दिन होता है, निकालते हैं कि साहब जाले साफ कर लेते हैं, महीने में एक दफ़ा पंखे साफ करते हैं, बिल्कुल। फर्श की सफाई रोज़ होती है, जी। 15 दिन में दरवाजे भी साफ करते हैं, महीना होता है तो छत साफ करते हैं। बिल्कुल। ये एक रूटीन होता है। इसी तरह शहर का भी एक रूटीन मेंटेनेंस होता है। जो हमारे नालियां हैं या नाले हैं, इनका रूटीन मेंटेनेंस होता है कि आपको हर एक वक्त के ऊपर इसको साफ करना है। बिल्कुल। वो टाइम तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या होगा, कि महीने पर हमें ज़रूरत पड़ेगी या 2 महीने पड़ेगी। नालियों की मुस्तकिल सफाई हो, नाले की हर महीने सफाई हो। हमें ये वेट नहीं करना है कि हमारे नाले चौक हो जाए उसके बाद हम सफाई करें। अगर हम लगातार उनकी सफाई रखेंगे, उनमें से कूड़ा निकालते रहेंगे, तो जल निकासी की प्रॉब्लम तो आधी तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा सफाई के लिए। बिल्कुल, हमें तो एक टाइम शेड्यूल, अगर आपने देखा हो अक्सर हॉस्पिटल्स में आपने देखा हो कि वो चार्ट लगा रहता है कि साहब हर 2 घंटे में पोछा लगना है। बिल्कुल। तो वो आता है, वो साइन करके चलाता है मैंने पोछा लगा दिया। दूसरा आदमी आता है, वो मेज साफ करके फर्नीचर साफ करके जाता है। तो हमें इसी तरह का शेड्यूल अपने शहर के लिए बनाना होगा कि हमें हर महीने नालों की सफाई करनी है, हर रोज़ हमें नालियों की सफाई करनी है, कितने टाइम पे हमें गटर्स की सफाई करनी है। ये प्लान हमें बना के कर्मचारियों को देना होगा और उसे मॉनिटर करना होगा कि उसको ये लोग फॉलो करें।
अब तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है पार्क को लेकर, जी एक ग्राउंड को लेकर। जी। तो उसके लिए आपने क्या प्लान सोचा है? देखिए, मैंने अपने जो मैनिफेस्टो है मेरा, जी, बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ, उसमें मैंने बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की प्रोविज़न रखा है सबसे पहले, अच्छा, जिसको मैं इंशाल्लाह आगे चलकर स्टेडियम में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। हमारे यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है इस टाइम एक प्लेग्राउंड की। बिल्कुल। बच्चे सड़कों पर घूमते हैं, खेलते हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है कि जब हमारे बच्चे जो हैं वो रेस की प्रैक्टिस करने सड़कों पर उतर जाते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत से हादसे होते हैं। हमें किसी भी तरह से जानी नुकसान नहीं चाहिए। तो हमारी कोशिश ये है कि एक प्लेग्राउंड ऐसा हो कि जिसमें सारे गेम्स की फैसिलिटीज़ हों, जी, सारे रेसिंग की फैसिलिटीज़। हमारे यहाँ से स्पोर्ट्स में लोग निकल नहीं रहे, हालांकि लोग हैं जो बाहर रहकर तैयारियां कर रहे हैं। कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने बच्चों को प्रमोट किया है, स्पोर्ट्स में अच्छे एथलीट्स हैं, मगर क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है तो उन्हें बाहर, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बिल्कुल, इसलिए उन्हें दूसरे का रखकर बाहर से एडिशनल खर्चा करके उन लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ रही है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि प्लेग्राउंड हम पहली फुर्सत में दें। पार्क हमारे जहाँ पे नगर पालिका की जितनी भी जगहें खाली पड़ी हुई हैं, हम उन सबको पार्क में तब्दील करेंगे पहले, ताकि घूमने फिरने के लिए बड़े बूढ़ों के लिए वो जगह हों। साथ साथ हम उन पार्क्स में ओपन जिम लगाएंगे। आपने अगर दिल्ली में देखा हो, लोधी गार्डन में भी इस तरह का सेटअप है, और भी काफ़ी जगहों पर है, बहुत जगह पर है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं जी, वो बजाय सड़कों पे घूमने के, फिर के घुटनों में बैठ के मोबाइल में खेल लगे रहें, गेम्स खेलें, इसके बदले वो जाएं मैदान में जाके खेलें, क्रिकेट खेलें, टूर्नामेंट्स करें, वो जाके जिम करें, वो पार्कों में घूमें। बच्चों को हम एक दिशा देना चाहते हैं कि वो जिस काम में लगे हुए हैं, देखिए खाली बच्चे बैठे रहेंगे तो मोबाइल में लगेंगे, खुराफात करेंगे। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये है कि उन्हें एक डायरेक्शन दिया जाए कि भाई आप खेलिए, जाके खेलने का टाइम आप खेलते हैं, हेल्दी भी रहेंगे। बिल्कुल। और पार्क्स हैं, वहाँ पे जाइए, घूमिए, एक्सरसाइज कीजिए। मैंने बाहर देखा है विदेशों में कि वहाँ सड़कों के बीच में इतने बड़े चौड़े चौड़े डिवाइडर्स हैं, उन्होंने उसके ऊपर लगा दिया बस्तियों के बीच में जो सड़कें गुजर रही हैं। अच्छा। कहीं वॉलीबॉल कोर्ट बना हुआ है, कहीं फुटबॉल ग्राउंड दे दिया छोटा सा। तो कहीं भी आपको वहाँ बच्चे इस तरह से जमघट बनाए हुए आपस में लड़ते झगड़ते नहीं मिलेंगे। हमेशा कोई बच्चा वॉलीबॉल, बस बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई फुटबॉल में लगा हुआ है, कोई स्केटिंग कर रहा है, हर चीज़ वहाँ पर है। ये अफ्रीका जैसे देशों की बात कर रहा हूँ जो कि हमारे से बहुत पिछड़े हुए हैं। तो हम वो चीज़ यहाँ क्यों नहीं ले सकते? अगर वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी है तो हम उन चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल की जा सकती है। तो ये समस्या तीसरी थी, और चौथी समस्या ये है। चौथी समस्या से पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है जो लोग मुझसे पूछ रहे थे। जी जी बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे करूंगा वो क्वेश्चन, क्योंकि लोगों ने कहा कि भाई पूछना। जी जी। वो ये है कि ग्राउंड के रिगार्डिंग जी आपने कहा कि हम देंगे, बट आपके पास इतना रकबा है अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ने इतनी इज्जत अता की है, पैसे से भी, हर चीज से। जी जी। तो है कि आप क्या वो अपना देंगे या गवर्नमेंट का इंतजार करेंगे? भाई देखते हैं क्या हो सकता है। अब तो जब हम सिस्टम में देखिए, सिस्टम में पहले घुसना पड़ता है चीज़ों के। जी। पहले से मैं इस सिस्टम से बाहर हूँ मैं। अच्छा। सिस्टम में आके हम देखेंगे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। गवर्नमेंट से पॉसिबल है, गवर्नमेंट म्यूनिसिपलिटी कोई जगह ऐसी है कि जहाँ पर हम कर सकता हूँ ये काम जी, या गवर्नमेंट से हमारे रिसोर्सेज हैं, हम सक्षम हैं हर लेवल पे गवर्नमेंट से बात करने में, चाहे वो मिनिस्टर हो या डीएम हो या कोई भी अधिकारी हो जी, हम जाकर उनसे बात कर सकते हैं। हम प्रपोजल बनाकर उन्हें बहुत अच्छा दे सकते हैं। सारी चीज़ हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने। बिल्कुल। कि भाई हमें हमारी ज़रूरत है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह सरकार काम कर रही है, और अगर कोई सही प्रपोजल जाता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ मिल जाएगा ग्राउंड लोगों, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, ये चौथी समस्या एक और है, शादी घर को लेकर। बारात घर, यहाँ पर एक ही बारात घर है, उसकी भी सिचुएशन इतनी बुरी है सर, मैंने उसकी एक वीडियो भी डाली है कि वो कभी भी किसी के ऊपर गिर सकता है। देखिए, वो भी एक है, वो भी गिर जाएगा। इसके बारे में आपने क्या सोचा है? मैंने 4 बारात घर का वादा किया है। अगर आप मेरा मैनिफेस्टो देखेंगे जी, तो मैंने एक योजना के अंदर शहर के 4 कोनों पर 4 बारात घरों का वादा किया है, जिसमें पहला बारात घर पहले साल में इंशाल्लाह मैं बना के दूंगा जी। दूसरी चीज़ ये कि बारात घर ऐसे होंगे जिसमें अच्छे लोग भी जाके शादी कर सकेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि गरीब गुरबा के लिए बना दिया है कि जो स्टैंडर्ड के लोग हैं वो कहीं और जाए। इसमें अच्छे से अच्छा आदमी भी शादी कर सकेगा, अच्छे हाई लेवल की भी शादी कर सकेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि वो बारात घर गिरने वाला है और उसके हालात ऐसे हैं जी, हमारा काम शहर का रखरखाव है। म्यूनिसिपैलिटी का सबसे बुनियादी जो काम है वो रखरखाव का है। बिल्कुल। तो हम शहर की हर चीज़ को, हर संपत्ति को, जो हमारी संपत्ति है उसको संभाल कर रखेंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अगर हम पार्क बना रहे हैं तो अगर हम उसमें सफाई नहीं रखेंगे तो कोई वहाँ नहीं आएगा। बिल्कुल। अगर हम बारात घर साफ सुथरे नहीं होंगे तो लोग, जाहिर सी बात है, उसमें शादी करने नहीं आएंगे। जहाँ पर रंग रोगन की ज़रूरत है, जहाँ पर मरम्मत की ज़रूरत है, हर चीज़ का
मुकम्मल इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल सिर्फ ऐसा नहीं बना के दे देना काफ़ी नहीं होता, उसकी देखभाल करना, उसका मेंटेन करना, उसको, वो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। बिल्कुल। तो हमारी जो पूरी कोशिश है वो हर चीज़ के मेंटेनेंस पे है कि जो भी चीज़ हमने जो हमारे पास जो हमें मिलेगा उसको हम सही से मेंटेन करके चलें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं जी, अब स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो हमें मिलेगा उसको हम कोशिश करेंगे कि उसे मेंटेन किया जाए। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे एडिशनल लाइट्स लगाई जाएंगी, जहाँ पे रिप्लेसमेंट की जरूरत है वहाँ पे रिप्लेस की जाएंगी। तो ये जैसा आपने 4 बारात घर देने का वादा किया है, ये कौन कौन सी जगह आपने माइंड में सोची है कि उस इलाके में? देखिए, शहर के चारों कोनों की तरफ हमने सोचा है। अच्छा। अब डिपेंड करता है कि जगह हमें पे कहाँ मिलती है। इसमें 2 चीज़ें हैं जी, मेरा अपना इरादा तो है कि चारों कोनों पहुंचे ताकि जिस इलाके का आदमी है उसे उस अपने इलाके में एक बारात घर मिल जाए। बिल्कुल। मगर हमें ये देखना है कि हमारे पास लैंड की अवेलेबिलिटी कहाँ है नगर पालिका की। जी तो उस एतबार से हम काम करेंगे इस पर। जी। अब एक क्वेश्चन और है मेरे माइंड में कि जी। लोग कहते हैं कि आप अफ्रीका रिटर्न हैं, जी। सभी जानते हैं आप अफ्रीका जी। में थे और जी, उसके जी। बाद अब कांडला में आए हैं। जी जी। तो सबसे पहली चीज तो मैं पूछना चाहूंगा, आपको कितना वक्त हो गया कांडला में आए हुए? मुझे कांडला में आए हुए 4 साल हो गए। अच्छा, तो 4 साल से आप लोगों के बीच हैं? मैं लोगों के बीच नहीं था 4 साल। मैंने सबसे पहले आके अपना काम संभाला पहले यहाँ पर। अच्छा। मेरे बाग थे, काफ़ी टाइम से हमारी प्रॉब्लम चल रही थी। मेरे फादर और मदर दोनों बीमार थे और दिल्ली रह रहे थे, तो यहाँ किसी का रहना नहीं हो रहा था। ये 5-6 साल का वक्फा ऐसा रहा कि जिसमें यहाँ पर हमारे में से कोई रह नहीं पाया। अच्छा। मेरी मदर बेड रिडन थी, उनका मुस्तकिल दिल्ली में इलाज चल रहा था। अच्छा। तो इस वजह से काफ़ी नेगलेक्ट हो रहा था हमारा काम। जी। तो मैंने आके सबसे पहले अपने बागों को, अपनी ज़मीनों को, हर चीज़ को कंट्रोल में लिया, उनको ठीक किया। जहाँ पे जिसकी ज़रूरत थी, पेड़ों की ज़रूरत थी, खुदाई की ज़रूरत थी, मरम्मत की ज़रूरत थी, वो सब काम मैंने किए। जी। उसके बाद मैं फारिग हो गया। इत्तेफाक से फिर ये सब चीज़ें सामने आ गई तो कदम इधर बढ़ा दिया, क्योंकि मेरा काम अब ऐसा है कि मुझे 1 घंटा भी अगर हफ्ते में लगा देता हूँ तो मुझे उसकी ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है कारोबार के लिए मेरे अपने। अच्छा, हेल्थ के बारे में आपने क्या सोचा है सर? देखिए, हेल्थ के बारे में 2 चीज़ें हैं। जी। सबसे पहले तो हमारी कोशिश, देखिए हमने जो हमारे वालिद ने ये हॉस्पिटल यहाँ पर दिया था, जी। ये सोच के दिया था कि उससे लोगों को फ़ायदा होगा। बिल्कुल। और फ़ायदा हुआ भी अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात जी, नहीं कि नहीं हुआ, मगर उतना फ़ायदा नहीं हुआ जितना हम सोच रहे थे। बिल्कुल। यहाँ पर बहुत सी बेसिक्स मूल सुविधाओं का अभाव है। दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ पर टेस्ट नहीं हो पाते, जी। यहाँ पर इमरजेंसी सेवाएं नहीं है, बिल्कुल। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है। ऑपरेशन थिएटर नहीं है, लेडीज़ वार्ड नहीं है। बिल्कुल। ये सब समस्याएं हैं। तो हमारी कोशिश अब ये रहेगी कि हम किसी भी तरह से ये सब सहूलतें जो हैं अस्पताल में अपनी लेके आए। इसके लिए हम सीएमओ से बात करेंगे कि भाई हमने ये जगह दी थी हॉस्पिटल के लिए, मगर वो इसलिए नहीं दी थी कि लोग यहाँ बैठकर पैसे कमाएं। बिल्कुल। यहाँ पे करप्शन, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे सारी दवाएं आप मुहैया कराएं, यहाँ पे सारे टेस्ट मुहैया कराएं, यहाँ पे एक्सरे की सहूलत होनी चाहिए, यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की होनी चाहिए, यहाँ पे खून की सारी जाँचें होनी चाहिए, और जो बुनियादी दवाएँ हैं जी। बुखार की, नज़ले की, खांसी की, टीबी की, या इंजेक्शन हैं कुत्ते काटने के, बहुत अक्सर मेरे पास केसेस आते हैं कि लोग कुत्ते ने काट लिया और इंजेक्शन नहीं लग रहा है वहाँ, या बंदर ने काट लिया और इंजेक्शन नहीं लग रहा है। ये सब हम कोशिश करेंगे कि ये सब सहूलतें यहाँ पर मुहैया हों। तो ये चीजें तो आपके आप मालिक थे उस वक्त के, आपकी जमीन थी, आपने दी, तो आज तक आपने ये कदम क्यों नहीं उठाया सर? देखिए, मैं तो चला गया बाहर। जी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि शुरू में हॉस्पिटल चला, अच्छा चला, मगर वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती रहती हैं। जब तक आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं रहते जी, हर चीज़ में आपका दखल, वालिद साहब भी बूढ़े हो गए तो उन्होंने भी पॉलिटिक्स से अपना आपको विड्रॉ कर लिया जी। हम लोग बाहर चले गए तो यहाँ पे कोई रहा नहीं, कुछ वक्फा ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है चीज़ें हाथ से निकल गई। तो क्या है, दोबारा फिर लोगों को डर है कि ऐसा ही होगा कि फिर आप यहाँ से चले जाएंगे, लोगों को नहीं मिल पाएंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है, और मैं आपके चैनल से के माध्यम से लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि पहले एक टाइम ऐसा ज़रूर था कि हम लोग बाहर चले गए। उसकी वजह थी कि मेरे वालिदैन यहाँ पर मौजूद थे, तो हमें उस चीज़ की फ़िक्र नहीं थी कि मैं यहाँ पे बैठूँ मुस्तकिल या ना बैठूँ। हम लोगों ने दुनिया घूमी, दुनिया देखी, बाहर पढ़े, सब कुछ किया हमने काम। वालिद साहब ने हमें पढ़ाया, अच्छी से अच्छी तालीम दी हमें। उसके बाद हमें कहा कि भाई जाके अपनी रोज़ी तलाश करो, जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है काम करो। हमने सारी दुनिया में काम किया, सारी दुनिया में घूमे जी। उसके बाद 4 साल का एक वक्फा ऐसा आया कि जिसमें मैं वापस आ गया था। मेरे वालिद और वालिदा दोनों बहुत बीमार थे, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ यहाँ नहीं थी, दिल्ली में ही वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी, तो हम लोग वहाँ रहे। उस दौरान भी मैं 15 दिन कांदे रहता था, 4 दिन 5 दिन में दिल्ली रहता था। अच्छा। तो इस तरह से मैंने किया। मगर अब देखिए, अब तो वो भी नहीं रहे, मेरे पेरेंट्स ही नहीं रहे, तो अब तो यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, तो मेरी मजबूरी है कि मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं किसके हवाले छोड़ के जाऊँगा अपनी सारी जायदाद?
अच्छा, तो पूरा तौर पे आप यहीं रहेंगे? भाई मैं आप लोगों को सबको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अब ना तो मेरा कोई बिजनेस है, ना मेरा बाहर अफ्रीका में कोई बिजनेस है, ना मेरा दिल्ली में बिजनेस है। जो कुछ है वो सब कांदले में है और कांदले में ही मैं रहूँगा। तो जो कांदला वासी आपको प्यार दे रहे हैं अब तक, जी, इस कांदला वासियों के प्यार पे आप कितना खरा उतरेंगे? इंशाल्लाह उनकी मदद से ज़्यादा हम खरे उतरेंगे, क्योंकि देखिए हर आदमी का एक ख्वाब होता है जी, कि मैं एक घर बनाऊं और घर में ऐसा बनाऊं अपना, पीछे देख के लोग वाकई में कहें कि हाँ भाई कुछ घर बनाया है। बिल्कुल तो ये कांदला मेरा घर है जी, और इस कांदला को मैं ऐसा बनाना चाहता हूँ कि जो लोग बाहर से आए तो उन्हें लगे कि हाँ यहाँ पर कोई काम हुआ है, यहाँ पर कोई आदमी रहता है। यहाँ पर इस उजड़े हालात को देखकर जो तकलीफ होती है ये सब मैं ख़त्म कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कांदला ऐसा खूबसूरत कस्बा बने, हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, लोग बाहर से आएँ तो उन्हें यहाँ पे विकास नज़र आए, हमें कहना ना पड़े कि हमने विकास किया है, हमें गिनवाना ना पड़े कि हमने क्या काम किए हैं। अच्छा, लोगों का एक डर और भी है कि जी। बड़ी फैमिली है बहुत। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाम भी है, ऐसी जी, बात नहीं। जी, आपके अब्बा मियां फैजुल इस्लाम जी, साहब का जी, ऐसा जी, नाम था कि लोग नाम से ही जानते हैं, जहां जी, भी जी, नाम ले देंगे जानते जी, हैं। जी, तो वो कहते हैं आपका वो नाम है, जी, तो क्या अगर लोग आएंगे, आप नीचे बैठक में नहीं मिल पाए किसी उजर से, तो जी। वो आपको आवाज लगाने में डरते हैं कि कहेंगे कि इतने बड़े घर में आवाज कैसे लगाएं? देखिए सर, बहुत अब ज़माने बदल चुके हैं, वो ज़माने नहीं रहे पहले तो जी, कि लोग कोई डर हो। हमारा तो दरवाज़ा ऐसा है कि अल्लाह का शुक्र उस ज़माने में बंद नहीं था जब लोग घर में जाने से डरते थे। बिल्कुल हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला रहा और आइंदा भी खुला ही रहेगा। हम यहाँ पर हुए नहीं हुए 5 साल का टाइम जो वक्फा हमारा गुजरा दिल्ली में, जिस वक्त वालिदैन दिल्ली में थे, उस जी, टाइम भी घर हमारा यहाँ पर खुला रहा। कोई भी आया बैठिए उठिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर दूसरा ये है कि अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज भी मैं देखता हूँ रात को 1 बजे मेरे पास कॉल आ जाती है, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाई, घर पे है। अच्छा, बस वैसे ही पूछा, खैरियत है? सब ठीक है, रख दिया। तो हर आदमी के पास टेलीफोन है, हर आदमी के पास मैसेंजर है, हर आदमी के पास व्हाट्सएप है। 1 सेकंड में आदमी मैसेज करता है आपको, 1 सेकंड में फ़ोन करता है। बिल्कुल। दिन में कई सौ कॉल्स आती है मेरे पास आज भी। तो आप अवेलेबल रहेंगे लोगों के लिए? ये डर भी, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि लोगों का देखिए, निकले शायद। मैं आप एक चीज़ और क्लियरफाई करना चाहता हूँ जी, कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बिल्कुल आने के लिए। कोई पॉलिटिक्स की मुझे कोई ज़रूरत हो या चेयरमैन का खिताब, मुझे मेरे वालिद चेयरमैन रहे, वो खिताब लक़ब मिल गया मुझे भी, चेयरमैन बिल्कुल साहब ही लोग कहते थे। बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह ने बहुत नवाजा है मुझे। वो मुझे किसी चीज़ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, दौलत की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ईमानदार भी बनाया है, तो परहेज़गार भी मैं हूँ। तो मुझे इन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जी, ये है कि लोगों की खिदमत का एक जज्बा था, उस खिदमत मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ। हम लोग तो सोशल वर्कर हैं और वही काम हम करना चाहते हैं। और ये काम हमारा ऐसा नहीं है कि आज शुरू हुआ है, हम हमेशा से करते आए हैं, मगर पहले पर्दे के पीछे होते थे। अब ज़रा बड़े पैमाने पर लोगों के सामने हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी मुझे अब मैं आदी भी नहीं हूँ, मुझे करना पड़ती है बहुत सारी चीज़ें लोगों के सामने। अब तो मुझे थोड़ी सी उसमें हेजिटेशन भी होता है कोई चीज़ करते हुए, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने ओपनली किया है कि बिल्कुल लोगों बुला के इकट्ठे हुए हैं लोग, और कुछ चीज़ें बट रही हैं, यहाँ से राशन जा रहा है या कुछ और हो रहा है या मेरे नाम से जा रहा है। वो सब चीज़ें में थोड़ा सा मुझे ऑकवर्ड लगता है। सब चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल मैं इन चीज़ों का आदी नहीं हूँ, क्योंकि हमने हमेशा से बहुत ही खामोशी से काम किया है। जो लोग हैं वो हमारे से जुड़े हुए हैं, गरीब लोग हैं यहाँ से, जी जी जिनकी हमेशा हमारे घर से मदद हुई है, चाहे वो शादी के मामले हुए हों या राशन के मामले हों या लिहाफ रज़ाई बंटने के मामले हों या उनकी कोई और मजबूरी हुई हो, बीमारी हुई हो, दवा का मसला हुआ हो। जी। हम हर वक्त उनके साथ खड़े रहे। आगे भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल। ये देखिए चीज़ हमारी, ये तो हमारे मिजाज का हिस्सा है, हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा है ये। जी। हम उससे अलग नहीं हो सकते। अच्छा, एक और समस्या है, लास्ट समस्या जो जनता से मुझे मिली है, वो जी। एजुकेशन को लेके है। जी, जी। तो इसके लिए आपने क्या सोचा एजुकेशन के लिए कामना में? देखिए, हम एक तो एजुकेशन का मामला क्या है कि एजुकेशन जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू की जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जी, तो मेरी कोशिश ये है कि कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनको हम अडेप्ट करने की कोशिश करेंगे, अच्छा। और उन्हें दिल्ली में जैसा आपने डेवलप किया है स्कूल्स को, जी, कुछ पायलट प्रोजेक्ट हम करना चाहेंगे। पहले उन्हें अडेप्ट करके उन स्कूल को दिल्ली की तर्ज पे हम उन्हें डेवलप करेंगे। अच्छा। बेसिक प्राइमरी स्कूल जो है गवर्नमेंट के, हम जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, उनको अपने प्रोजेक्ट दिखाएंगे, और उनसे उन स्कूल्स को हम एक तरह से गोद लेंगे बिल्कुल। या अडॉप्ट करेंगे जैसा होता है, और उस मॉडल को हम चला के दिखाएंगे यहाँ पर कि उसमें अच्छी एजुकेशन हो, अच्छे रिजल्ट हों, टीचर्स के ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि बच्चे पढ़ने आ रहे हैं और उनकी जो ज़रूरतें हैं स्कूल की, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, साफ़ सफाई है, उसका पूरा इंतज़ाम किया जाए। कितना पॉसिबल है ये चीज़ जो आप सोच रहे हैं?
पॉसिबल तो बिल्कुल है जी, अलबत्ता मुश्किल ज़रूर है, इम्पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटी है इसमें, बिल्कुल, हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने सभी सवालों के जनता के जवाब दिए। एक आखिरी मेरा पर्सनल क्वेश्चन एक मैं आपको, सॉरी मैं आपको बीच में कट कर रहा हूँ, आपका मेरा जवाब अधूरा रह गया। जी। इसके अलावा मेरा एक डिग्री कॉलेज का इंशाल्लाह इरादा है, अच्छा क्योंकि हायर एजुकेशन लड़कों के लिए बड़ी दिक्कत है यहाँ पर कि लड़के तमाम बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, जी, और जाने के साधन भी नहीं है। कोई बाइक से जाता है, कोई बस पर लटक के जाता है, कोई टेम्पो में बैठ के जाता है, जो कि बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बच्चे निकलेंगे, आधा 30 किलोमीटर, आधे घंटे का, पौन घंटे का सफ़र करके स्कूल जाएंगे, पहुँचेंगे तो थके हुए पहुँचते हैं। तो जाहिर सी बात है, वो जो माइंडसेट होना चाहिए क्लास में जाने का फ्रेश, वो ख़त्म हो जाता है बच्चों का। फिर उसी तरह से वो वापस आएंगे मेहनत मुशक्क़त करके, आने के बाद फिर उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो लोग वापस पढ़ाई कर सकें। तो मेरी कोशिश अपनी ये है कि मैं सब लोगों से मिलजुल कर एक यहाँ पे किसी तरह से भी एक डिग्री कॉलेज का मैं इंतज़ाम करूँ, जो पहले इंटर कॉलेज के रूप में होगा, जिसको बाद में डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किया जाएगा। बाद में से फिर डिग्री कॉलेज कन्वर्ट, बिल्कुल। देखिए, स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन से एक डिग्री कॉलेज खड़ा कर दें। तो पहले एक इंटर कॉलेज होगा, उसके बाद डिग्री कॉलेज होगा। अच्छा, एक समस्या और भी है, जो गंगेरू रोड है उसकी ये समस्या है। मैंने वहाँ सर्वे किया है तो लोगों ने मुझे बताया कि उनके सर के ऊपर से 11,000 की लाइन है या 15,000 की है, वो बहुत ही खतरनाक है। जी, वो एक ऐसी लाइन है कि छोटे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, खुदा ना खास्ता कभी वो गिर गई तो वो पूरा इलाका तबाह होने की आशंका पे है। मुझे डर है कि कभी ऐसा हो ना, हालांकि नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरे पास भी ये बात आई, वहाँ के लोगों ने मेरे से ये बात रखी कि साहब हम तो उसको वोट देंगे जो ये लाइन हटाएगा। बिल्कुल। तो मैंने बहुत साफ अल्फाजों में उनसे कहा कि ये काम ऐसा नहीं कि मैं आप किसी वादा लें, आज कोई वादा कर लेगा ये कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि सरकार का काम है और बहुत बड़ा काम है। बिल्कुल। अगर इसमें कुछ पैसे से काम हो सकता हो कि खंबे चाहिए हो, कुछ हो, तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ अपने पास से, कि 10, 20, 50 खंभों की ज़रूरत है और लाइन हट जाए वहाँ से, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर वो काम ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से हो पाए, क्योंकि उसमें हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी, विद्युत बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, सब लोगों को मिलके ही ये काम होगा। इसमें हमारे MLAs, हमारे MPs, हमारे यहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, इन सब की हमें ज़रूरत पड़ेगी सबकी, तब जाके ये काम हो पाएगा, और ये होना चाहिए। हम इसको करेंगे इंशाल्लाह, ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि ये लाइन किसी भी तरह से 11,000 की जो लाइन है ये घरों से दूर हो। आप ही देखिए कि घरों की छज्जों से मिलके चल रही है वो लाइन, बिल्कुल। और वहाँ पे कई हादसे हो चुके हैं। बिल्कुल। तो हम ही चाहते हैं कि शहर में कहीं पे भी किसी समय इस तरह का कोई लाइन, कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो। जी, मेरा आखिरी क्वेश्चन हमेशा रहता है, सभी से ही पर्सनल क्वेश्चन होता है जी, आपकी टक्कर पे कौन लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन जो है अभी शुरू होगा, अभी शुरू नहीं हुआ है, अभी तो सबकी मेहनत है। हमने ना तो अपने आप को देखा कि हम कहाँ पे खड़े हैं जी, हमें कितने वोट मिलेंगे, हम कौन सी पोजीशन पे। हमने कदम उठा लिया तो उठा लिया, इसके बाद हमें पीछे मुड़ के देखना नहीं है। अच्छा। ना हमने परवाह की कि हम कौन सी पोजीशन पे हैं या कितने वोट्स में हैं। लोग आंकते हैं कि साहब आपको इतने वोट मिलेंगे, आप इस पोजीशन पे हैं, या आपसे बेहतर वो पोजीशन पे है। तो हमें इसकी कोई परवाह नहीं है, हमें तो अब काम करना है। और जब हम फील्ड में उतारा है जी, तो इसके बाद हमने सारे वापसी के रास्ते अपने बंद कर दिए। पहले नंबर पे आपको अपने आप को समझ रहे हैं, दूसरा नहीं मान रहा कोई? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो अपने आप को आंका ही नहीं है भी हम कहाँ किस नंबर पे हैं। अच्छा। हमने तो काम करने के लिए उतरे, सड़कों पर उतारा है, अपनी पहचान बना रहे हैं, लोगों से वाकिफ हो रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं। अब इलेक्शन शुरू होगा, डेट्स आ जाएंगी, लोगों को सिंबल मिल जाएंगे, क्या समीकरण बनते हैं। इलेक्शन तो समीकरण का खेल है। अभी तक अपोजिशन किसको मानते हैं? देखिए, सभी मजबूत हैं, सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। हाजी वाजिद हसन है, वो भी मजबूत कैंडिडेट, नरेश सैनी बहुत मजबूत कैंडिडेट है। अच्छा। ये दो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। तो ये अपोजिशन मानते हैं जी। अच्छा, इन्हीं अपोजिशन के बीच में ही जी, लोग कहते हैं, आपका भी नाम ले रहे हैं जी, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, लोग आपका भी नाम ले रहे हैं जी। इसी उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है कि टिकट आप कौन सी पार्टी का लाएंगे? बस देखिए, कोशिश है हमारी भी, हम भी कोशिश कर रहे हैं, पार्टी से बाकी कैंडिडेट भी कोशिश कर रहे हैं। किसको मिलता है ये तो किस्मत की बात है। आपका दिल क्या है सर, क्या मतलब क्या दिल कर रहा है, किस पार्टी का टिकट लाएं? नहीं, मैं समाजवादी से मैंने कोशिश की है। अच्छा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं समाजवादी का टिकट मिलेगा। अभी हाजी वाजिद हसन जी की एक वीडियो भी आ रही है, उसमें वो अभी पार्टी ज्वाइन करके आए हैं, लोकदल। जी। तो ये पैक्ट के साथ में समाजवादी की? नहीं, समाजवादी के साथ कोई पैक्ट नहीं है इस चीज़ में। अच्छा, पैक्ट नहीं है? मैंने मालूम कर लिया था। अच्छा। उसके बाद ही मैंने, क्योंकि मैंने लोकदल से, हमारे लोकदल वाले से भी बात हुई, लोगों से हमारी जी, सब अपने परिचित लोग हैं, करीबी हैं, उन्होंने भी कहा कि आप लोकदल ज्वाइन करें। समाजवादी वाले भी सब अपने ही हैं, उन्होंने कहा कि समाजवादी, और भी सब पार्टीज से बात हुई हमारी जी। मगर उसके बाद जब पता चला कि निकाय लेवल पर
गठबंधन नहीं है, अच्छा, तो जाहिर सी बात थी फिर एक ही पार्टी चुननी थी। बिल्कुल। तो हमने इस टाइम समाजवादी को चुना है। तो समाजवादी की पॉसिबिलिटीज हैं आपको? समाजवादी की पॉसिबल अगर पार्टी हमें टिकट देती है अच्छा, तो हम समाजवादी के टिकट पर लड़ेंगे, नहीं तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमारा आपका कीमती वक्त हमने लिया, बहुत ही कीमती वक्त है इस टाइम, आप काफ़ी बिजी रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा, मेरी वीडियो को आपने पूरा देखा, देखने के बाद प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, उसने लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक बात पहुँचाइए ताकि लोग जागरूक हों और वो ऐसे व्यक्ति को चुने जिस व्यक्ति को शहर की जिम्मेदारी देनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिसको जिम्मेदार व्यक्ति ना हो। हमें विकास चाहिए शहर का, हमें शहर में एजुकेशन चाहिए, हमें शहर में हेल्थ की सुविधा चाहिए, ग्राउंड चाहिए। अगर ये चीज़ें हमें चाहिए, मैं भी शहरवासी हूँ, रिपोर्टर होने से पहले मेरा फ़र्ज़ है कि शहर के अंदर ये सारी अच्छी चीज़ें होनी चाहिए और मैं मुद्दे उठाता रहूँगा आपके लिए। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।